अच्छा, कल हम पिछली बार बेटा ध्यान देना भैया। सैंडी सीधे बेटा। ग्रामर में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ लिया था, इंग्लिश वाला नियम। वहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ग्रामर बहुत अच्छे लेवल की चलेगी और कोई भी चीज स्किप मत करना। अगर आपने एक दिन स्किप किया तो हो सकता है आगे डिफिकल्टी जाए, क्योंकि एक तो होता है बेसिक रूल। बेसिक रूल समझ में आ जाते हैं, उसके बाद चलते हैं हाई लेवल पे, और वो लेवल आपने अगर पढ़ा है तो ही आप उसका जवाब दे पाओगे, अदरवाइज जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सब नियम पढ़े थे, वहां तक कोई समस्या आएगा किसी को? आगे ध्यान देना। जो हमने नियम पढ़ा था लास्ट वाला, बेटा इधर। और अगर आपने ग्रामर का टेंस क्लास 2 नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, फिर इस वीडियो को देखें। पॉइंट ध्यान देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपने पढ़ा था उसमें एक बार रिवीजन कराऊंगा। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा, क्या बता रहे थे? खड़े हो जाओ आप। शिवम, क्या कह रहे थे? क्या खड़ा जल्दी से, दोबारा मत देखिए, मैं बिल्कुल भगा दूंगा मैं बता के। बैठे बेहतरीन है, गौर कर रहे हैं, दूध देंगे ये हमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था हमने, पॉइंट ध्यान देना। इसमें मैंने आपको एक नियम बताया था कि जितने भी है इनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, और इनको अक्सर लिखा जाता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर उस टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो फिर उस हेल्पिंग वर्ब के बाद। मैं तो बहुत रेयर केस में हेल्पिंग वर्ब आती है, वरना आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा मिलता है। ठीक है कि नहीं? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना। आर्यन सीधा बैठ। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को नेगेटिव माना जाता है। कैसा माना जाता है? नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो इनके साथ कोई नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। याद रखना इस बात को। नेवर का मतलब कभी नहीं, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली। इनका मतलब होता है शायद ही, या मुश्किल से, या फिर ना के बराबर। और सेल्डम मतलब होता है कभी कभार। जब इन शब्दों का प्रयोग जिस सेंटेंस में होगा वो सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये अपने आप में ही कैसे हैं? नेगेटिव सेंस देते हैं। क्लियर है क्या बात? इससे रिलेटेड एक नंबर का पेपर में पूछता है, कहां पूछता है, गौर करना। आप एक नियम पढ़ोगे, पढ़ोगे क्या? आज ही पढ़ लो, सिंपल सा है। सम और एनी का गौर करना, ध्यान देना। एक नंबर का पूछता है 10 नंबर में से, पूछ ही लेता है हर साल। सम और एनी में बताया जाता है, इनका पहले मतलब होता है दोनों का ही, कोई कुछ या फिर थोड़ा, कोई कुछ या थोड़ा। अब दोनों के इस्तेमाल में अंतर क्या है, ध्यान देना। दोनों के इस्तेमाल में अंतर कहाँ है? सम का प्रयोग हम करते हैं जब सेंटेंस दिया गया आपका कैसा हो, पॉजिटिव। और नेगेटिव का प्रयोग, एनी का प्रयोग करते हैं जब दिया गया आपका सेंटेंस कैसा हो। सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो क्या यूज करो? सम। और अगर नेगेटिव है तो, अब देखो, सम का समवन हो सकता है, समथिंग हो सकता है, और समबडी हो सकता है, और सम भी हो सकता है। चारों मतलब एक ही है। एनी का एनीवन हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, एनीबडी हो सकता है, केवल एनी हो सकता है। नियम सेम रहेगा। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो सम, नेगेटिव है तो एनी। एग्जांपल से समझते हैं।
मैंने कहा आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स रुपीज, मेरे पास पैसे हैं, ऑप्शन है आपके पास सम और एनी। तो बताओ ऊपर वाला सेंटेंस आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है तो आपका क्या लगेगा? पॉइंट समझ में आया? अब अगर मैं इसी को ऐसे लिखता, आई डोंट हैव रुपीज, अब ये सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव होने पर यहाँ क्या भरा जाएगा? ऊपर क्या भरा गया? पॉइंट समझ में आ गया? अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो तो सम और नेगेटिव हो तो एनी। सिंपल है क्या? अब इसमें क्या है, आपने ये तो समझ लिया सर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ऐसे ही जगह पे जिसने ये इंडेफिनिट वाला नियम नहीं पढ़ा वो फंस जाता है। कैसे? गौर करना। अगर वो इसमें ऐसे लिख दे, इसको इधर लिखता हूं, अब होता क्या है छोटी छोटी बातों पे गौर नहीं करते, वहां जाके एक नंबर कट जाता है। सेंटेंस है आपका सी हार्डली नोज एनीथिंग या समथिंग। ठीक है, आप गौर करना। मैंने यहाँ अगर आपने आधा अधूरा नियम पढ़ा है उसको नहीं जानते तो नियम क्या था फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, गौर करना। ग्रामर में 10 नंबर में से 1 नंबर का ये अक्सर पूछ लेता है, 95% आने के चांस रहते हैं, पूछ ही देगा सम और एनी में से। पॉजिटिव सेंटेंस होने पर क्या लगाना है? सम, और नेगेटिव सेंटेंस होने पर एनी। ठीक है, अब हमने यहाँ सेंटेंस लिखा आई हैव रुपीज, मेरे पास पैसे हैं। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, ऑप्शन मिला आपको सम और एनी, आपने क्या लगाया? सम, क्योंकि पॉजिटिव होने पे क्या लगता है? सम। अगला सेंटेंस आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है रुपीज। अब ये सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो अब मैं सम एनी में से क्या लगाऊंगा? क्योंकि नेगेटिव में एनी लगता है, पॉजिटिव में ये यहाँ तक क्लियर है। फिर वो आपको ये वाला सेंटेंस देता है सी हार्डली नोज फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो, हाँ अच्छी बात है आप सीख गए, अब तो पता है आपको। अब तुम क्या है सोचो, सी हार्डली नोज, वह जानती है। अब यहाँ तुम्हें कहीं नोट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। आपको जब तक नोट नहीं दिखाई देता आप उसको नेगेटिव नहीं मानते। सही बात है? आपको आदत है नोट लिखा होगा तो ही नेगेटिव है, वरना नेगेटिव। ऐसे में आप गलती कर बैठते हो, आपको इतना नियम याद रहता है, लेकिन अगर आप इस व्यक्ति को नहीं जानते तो आप गलती कर बैठोगे। आपको ये नियम तो मालूम है, पॉजिटिव में सम, नेगेटिव में एनी। आप सोचोगे सर नोट नहीं आया, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या लगा दो, और यही आपका एक नंबर कट गया। क्योंकि हमने यहाँ अभी नियम पढ़ा, हर चीज कनेक्टेड है। बस आप ये ना सोचें कि सर टीचर्स पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते, मैंने कौन सी बहुत ज्यादा मेहनत का काम है इस चीज, कुछ ज्यादा मेहनत है क्या? आता है लेकिन उसको बताते नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट में जल्दी करा के खत्म कराओ कुछ। अब हमने यहाँ देखा था क्या कि सर नेवर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, ये जितने भी शब्द हैं कैसे हैं? नेगेटिव। तो ये अपने आप में नेगेटिव माने जाते हैं, इनके साथ नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे इसमें हार्डली आया तो हम समझ गए ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव होने पर एनीथिंग लगता है, समथिंग, एनीथिंग। पॉइंट समझ में आ गया? अब अगली बात आई कि सर ये बताओ, पॉजिटिव में समझ में आ गया। अब अगर सेंटेंस आपका दिया गया इंटेरोगेटिव हो, कैसा हो, तब आप क्या करोगे? समझ जाना, आईएनटी मतलब इंटेरोगेटिव। अगर आपका दिया गया सेंटेंस ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो इंटेरोगेटिव है, सवाल पूछ रहा है, तो नियम ये है इंटेरोगेटिव में सम का प्रयोग भी होता है और एनी का भी, दोनों का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो सर दोनों का होगा तो हम कौन सा लगाएं? उसके लिए भी नियम है, ध्यान देना। जब कोई चीज ऑफर की जा रही हो या फिर आपसे रिक्वेस्ट की जाए तो क्या लगाना? सम। और अगर आपको किसी चीज का डाउट हो रहा हो तो क्या लगाना? एनी।
ठीक है। ऑफर या रिक्वेस्ट करे तो सम, और डाउट होने पर कैसे सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कैसे डाउट होगा गौर करना। एग्जांपल लिख रहा हूं, इज देयर इन द वॉशरूम, ऑप्शन आपके पास एनीवन और समवन। एनीवन समवन का मतलब होता है कोई। तो मैं पूछ रहा हूं, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगाएगा। इज देयर फिल इन द ब्लैंक्स इन द बाथरूम। मान लो अपने गांव में, अपने घरों में पुराने घर होते हैं, तो बाथरूम में पता चला कुंडी नहीं है, वैसे ही खिड़का है, अपन पूछेगा वो हथुएगा। अपन उससे पूछ रहा है अंदर कोई है क्या वॉशरूम में, तो बताओ ऑफर रिक्वेस्ट या डाउट। डाउट हुआ। डाउट होने पे आपको क्या लगाना है, पॉइंट समझ में आ गया। अब ऑफर या रिक्वेस्ट क्या होगा। वुड यू लाइक टू हैव, यहाँ हैव का मतलब लेना, खाना पीना सब होता है। एक हैव ऐसी वर्ब है जिसका मतलब लेना, खाना, पीना, एंजॉय करना, चार मतलब होते हैं हैव के। ठीक है। कहना चाह रहा है वुड लाइक का मतलब चाहोगे। वुड यू लाइक टू हैव, क्या आप लेना चाहोगे कुकीज। जानते हो बिस्किट्स, क्या आप कुछ कुकीज लेना चाहोगे, बिस्किट्स लेना चाहोगे। तो बताओ डाउट है, ऑफर है या रिक्वेस्ट। ऑफर कह सकते हो। ऑफर होने पर हम क्या लगाएंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम कुकीज। आप आए कि चाय पियो, शरबत पियो, वुड यू लाइक टू हैव सम कुकीज। हाँ, दो ले लेते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। काय का नियम था सब और एनी का। तो ये वाला नियम हम पढ़ चुके थे, ऊपर वाला पढ़ चुके थे कि नहीं। फिर भी लिख लेना, ये नेगेटिव होते हैं और ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं पॉजिटिव, और ये वाली लाइन कैसी है नेगेटिव। नोट करें। आपका ये इतना सा एक बॉक्स में बंद कर लेना, ये पूरा नियम है और ये उसके सारे एग्जांपल। नोट करें बेटा। थोड़ा जल्दी नोट करना।
पॉइंट समझ में आ गया? अभी रह गया है? अच्छा, हो गया होगा? हटा दो। हो गया? अब पॉइंट समझना। बेटा ध्यान देना, टेंस आपके हिंदी में कंप्लीट हुए। अब इंग्लिश में कीवर्ड्स, जैसे इंडेफिनिट के कीवर्ड्स कौन से थे? ऑलवेज, नेवर, सेल्डम वगैरह थे। अब ये इंडेफिनिट में आते हैं, याद रखना। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम जो भी था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में भी। दोनों इंडेफिनिट के कीवर्ड है ये। अगला कीवर्ड है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस का, गौर करना। वैसे सब लोग जानते हैं कॉन्टिन्यूअस की पहचान है काम जारी है या नहीं। बताए और पूछे तो कौन सा टेंस? काम जारी है या नहीं, बताए या पूछे, कौन सा टेंस कहलाएगा? वो कॉन्टिन्यूअस। अब इसके कुछ कीवर्ड्स रहेंगे इंग्लिश में। वो कीवर्ड आपके हैं राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, these days। और अगला नाउ, ए डेज। ये आपके रहेंगे कॉन्टिन्यूअस में कौन से के? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का रहेगा फ्यूचर का कुछ नहीं होता, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। अगर आपको राइट नाउ लिखा मिल जाए, एट दिस टाइम इसी समय, एट दिस मोमेंट इसी क्षण, दीज डेज इन दिनों, और नाउ ए डेज का मतलब होता है आजकल। ठीक है? अगर ये शब्द आपको लिखे मिल जाए तो समझ जाना वो कौन सा टेंस है। इसका मतलब क्या होता है? आजकल। और इसका मतलब होता है इन दिनों। अगर इंग्लिश के सेंटेंस में ये शब्द लिखे मिल जाए, समझ जाना वो कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है?
कहाँ काम आएंगे बता रहा हूँ मैं, गौर करना। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। अब ध्यान देना, पेपर में ऐसा लिख देगा, सी हेयर दीज डेज, सी हेयर, और वो कह देगा, बता रहा हूँ पूरी बात बता रहा हूँ, आपका डू एस डायरेक्ट केयर में आता है और वो आपसे लिखता है, क्वेश्चन में लिखेगा फिल द सूटेबल वर्ब फॉर्म। क्या कह रहा है? फिल द सूटेबल वर्ब फॉर्म, सही सूट करे वही वर्ब फॉर्म इसमें भरिए। अब जिन लोगों ने इंग्लिश में टेंस नहीं पढ़े वो उसको कर ही नहीं सकते। कारण क्या है, गौर करना। अभी तक आ है तो ये मिल जाए मेन वर्ब में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लो, चुका चुकी आ जाए तो परफेक्ट, यही तो पहचानते थे। रहा रही मान लो तो कंटिन्यूअस, आप ऐसे ही तो पहचानते थे। क्या इसमें कुछ हिंदी है? अब आप कैसे पहचानोगे कौन सा टेंस है ये? अब आपने पढ़ लिया कि सर हम पहचानेंगे इस दीज डेज को देखकर, दीज डेज लिख गया तो ये कौन सा टेंस बन गया? दीज डेज कौन से की कीवर्ड है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। हमें पता चल गया टेंस कौन से का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और सब जानते हैं कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, समझ में आया क्या कह रहा हूं ये? फिर सुनना आराम से, पेपर में ये लिखा मिलेगा, ऊपर लिखा होगा फिल द सूटेबल वर्ब फॉर्म, सूटेबल वर्ब फॉर्म भरिए। अब वो आपसे ये नहीं कह रहा कौन सा टेंस, वो तुम पहचानो कौन सा टेंस है ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आप तुम सोचो कि हिंदी में टेंस पहचान पता चल जाए तो हम बता दें कौन सा टेंस है, गागी गे आ जाए, चुका चुकी, रहा रही, अभी तो आप पहचानते हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है क्या? नहीं। तो इंग्लिश में कैसे पहचानोगे कौन सा टेंस है? तो सर आपने देखा कि सर इसमें लिखा था दीज डेज, और दीज डेज कौन से टेंस का कीवर्ड है? कंटिन्यूअस का। कौन से कंटिन्यूअस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये रहा आपका कीवर्ड है, ये कीवर्ड किसका है? प्रेजेंट। अब हमें मालूम चल गया सर दीज डेज लिखा है तो ये टेंस होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब आप जानते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। मेन वर्ब में क्या लगती है? अब इसमें अपने मन से हमें एच भी लगानी पड़ेगी और कम में आईएनजी भी लगानी पड़ेगी। समझ में आई बात? अगर पहले से एच लगी होती तो सबके लिए सिंपल हो गया, इसलिए वो लगा के नहीं देगा तो मैं लगानी पड़ेगी। अगर मैं इस दीज की जगह क्या कर देता तो बात कहां पहुंच जाती? फिर मैं यहाँ इज की जगह मुझे क्या करना पड़ जाता? वाज। क्या करना पड़ जाता? समझ में आई बात? तो इसलिए ये कीवर्ड्स काम आते हैं। तो कौन से टेंस के कीवर्ड है? कॉन्टिन्यूअस के। ये कौन सा टेंस था? कॉन्टिन्यूअस। साथ में देखना परफेक्ट के। परफेक्ट में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं होता, परफेक्ट मतलब परफेक्ट सब में काम आता है। ये होता है रिसेंटली, लेटली, जस्ट, ऑलरेडी, ये आपके फेमस है। ठीक है, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, ऑलरेडी। एक और है, यट भी आ जाता है कभी कभी इसमें। ये सभी कीवर्ड्स अगर आ जाएं किसी सेंटेंस में वो टेंस कहाँ में बनेगा? परफेक्ट में। ठीक है, याद रखना। यट बहुत रेयर केस में पूछेगा, आपको ज्यादातर ये लिखा मिलेगा कौन सा? एक तो ऑलरेडी, जस्ट, लेटली और रिसेंटली। अगर ये शब्द किसी टेंस में लिखे मिल जाए तो वो टेंस कौन से बनेगा? परफेक्ट में। अब वो परफेक्ट प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी। इतना वो लगा के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कौन से कीवर्ड है? परफेक्ट के। ये किसके है? इंडेफिनिट के मैंने करा दिए। ठीक है,
परफेक्ट कंटिन्यूअस का कीवर्ड क्या होगा, उसमें समय दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? समय होगा, तभी तो सिंस या फॉर लगाओगे, और सिंस या फॉर लगा रहे हो तो कौन सा टेंस है? परफेक्ट। तो उसका कोई स्पेशल कीवर्ड है नहीं। तो बस ये तीन थे, नोट करो। इंग्लिश वाले टेंस आपके खत्म हुए। एग्जाम्पल इसका ये ले, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, क्या? कौन सा वाला? इसमें क्या नहीं आया? एक सेकंड, क्या ये क्या लिखा है? कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कीवर्ड क्या है? और कछु आगे, और कछु के लिए और कछु नियम होगा। इनमें से अगर कोई आता है तो वो कंटिन्यूअस होगा, इनमें से कोई आता है तो परफेक्ट होगा, ऑलरेडी, नेवर, सेल्डम होगा तो इंडेफिनिट होगा। तीन ही तो टेंस है। समझ में आई बात? और क्या आएगा? आई फिल इन द ब्लैंक देयर रिसेंटली, वैसे ये ऐसे मिलता है, पूरा एग्जांपल लिख दूं। आई हैव रिसेंटली visited, I have recently visited मुंबई। कहना चाह रहा हूं मैं अभी मुंबई हो आया हूं। रिसेंटली लगाया तो कौन सा टेंस बन गया वो? परफेक्ट। ठीक है कि नहीं? अब रिसेंटली की जगह ऑलरेडी होता। अब इसमें हमें करता है एरर, रिसेंटली लगा के वो पास्ट इंडेफिनिट में बना देगा, ये गलती करेगा। समझ लेना, एक सेकंड और रुकना। गलती क्या करेगा, ध्यान देना। आई रिसेंटली विजिटेड मुंबई, आई रिसेंटली विजिटेड, और वो कहेगा क्या आपसे? फाइंड एरर। क्या करो? एरर फाइंड करो। ये आपसे क्या कहेगा? करेक्ट इफ नेसेसरी, करेक्ट इफ, अगर आवश्यकता हो तो इसको सुधारो। तो आपने देखा सर इसमें कौन आ रहा है? रिसेंटली। रिसेंटली कीवर्ड कौन से टेंस का है? तो ये परफेक्ट में बनना चाहिए, इन्होंने क्या में बना दिया? पास्ट इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन से टेंस में बना रहे हो? पास्ट इंडेफिनिट। आई रिसेंटली विजिटेड मुंबई, कौन सा टेंस हुआ है अभी? पास्ट इंडेफिनिट। पहचान पा रहे हो? कोई हेल्पिंग वर्ब है इसमें? अभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। विजिटेड थर्ड फॉर्म जैसी लग रही है, मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट। लेकिन रिसेंटली लगा होने के कारण ये टेंस बनना कौन सा चाहिए? परफेक्ट के लिए ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। ये बनेगा आई हैव रिसेंटली विजिटेड मुंबई। बेटा याद रखना, सिंपल नियम तो चाहे जो पढ़ा देगा, मैं भी पढ़ा दूंगा सिंपल से जो होते हैं। जो आपको पॉइंट पे जहां नंबर कटने के चांस हो उस पर ध्यान दिया करो। चाहने को मैं भी सिंपल सिंपल करा के खत्म करा सकता था, 2-4 महीने उलझा रहता, लास्ट में बता देता। हाँ वही तो बात है। लेकिन यार तो भाषा पे कंट्रोल रखने लगा है तेरे लिए स्पेशल। पॉइंट समझ में आ गया? गुड। प्रेजेंट और मतलब परफेक्ट में जब तक तुम्हें पता ना हो तब तक आप प्रेफरेंस दें प्रेजेंट को। तुम्हें कंफर्म नहीं हो बात प्रेजेंट की या पास्ट की तो तुम प्रेजेंट में बनाओ। ठीक है? पता चल जाए बात पास्ट की चल रही है तो फिर पास्ट में जाओ। समझ में आएगा?
पता कैसे चलेगा? उसके साथ कोई सेंटेंस जुड़ा होगा। थोड़ा राइटिंग सही कर लेना, रिसेंटली है। आइडेंटिटी कार्ड ये रखे हुए हैं, आप थोड़ा पॉलिथीन जिसमें रखा जाता है, ये वो ला नहीं पाया, ध्यान नहीं रहा मैंने। एक आध दिन में आ जाएंगे, दे दो। बढ़िया, कैसे बढ़िया, क्या है इसमें? उन्होंने क्या कर दिया, कलर कर दिया बस। बेटा क्या वो मेरी होड़ कर सकते हैं? पिछले साल मैंने आधार कार्ड, होता है आधार कार्ड, वो वाली लेमिनेशन करा के दी थी, समझो बात। अब लेमिनेशन में क्या बहुत ज्यादा रही है कि ले जाओ दुकान पे करवा के लाओ, तब उन्होंने ऐसे ही बांट दिया कि जे लो आधार कार्ड, नहीं आधार कार्ड। तो अब समस्या क्या है कि कुछ दिन देखते हैं फिर कोई देखता नहीं है, तो सीधा सीधा ये ले जाओ, उसमें क्या है, टाइम खराब नहीं होगा अपना। तुम्हें पता है 15 दिन से तो मैं डला हूँ, अब 2 दिन से थोड़ा आने लगा हूँ अब सही। मैं तो आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड वैसे भी बनवा दूँ, मेरा क्या जा रहा है, 10 रुपए खर्च होगा एक बच्चे का, हो गया क्या? किसी को मुझसे ले जाओ, फोटो कॉपी लगाओ, खुद के 10 रुपए खर्च करो, जो आधार कार्ड वाली पॉलिथीन होती है वो बढ़िया लगा देगा, तुम्हारा आधार कार्ड जैसा बन जाएगा। दुकान मैं बता दूंगा 10 भी नहीं लगेंगे, 5 में ही काम हो जाएगा। 5 रुपए, 4-5 की पनी आती, 7 ले लेगा आपसे। हाँ हाँ, क्या कह रहा है, करेंगे क्या? 3 रुपये के पीछे खड़ा रहेगा दुकान में 4 घंटा। पॉइंट समझ में आ जाएगा? अब सुने, हिंदी वाले टेंस हो गए, इंग्लिश वाले हो गए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। एक नियम और सीखना, गौर करना थोड़ा सा। टेंस यहाँ तक बनाने आ गए, पक्का? अच्छा, थोड़ी डिफिकल्ट चीजें पढ़ा रहा हूँ पहले ही, तो थोड़ा कुछ नए स्टूडेंट थोड़ा सबर करना बेटा, ये मत सोचना क्या हो रहा है। कारण ये है कि पहले कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जहां लोग फंसते हैं। हमने पहले सीखा हिंदी के सेंटेंस बनाना, उसमें आवश्यक क्या था कि आपको टेंस की पहचान याद होनी चाहिए और उसकी हेल्पिंग वर्ब, वही 3 फॉर्मूले, उन 3 फॉर्मूले के हिसाब से टेंस हम बना देते थे, यही तो हो रहा था। अब हमने फिर क्या पढ़े, इंग्लिश वाले टेंस। इंग्लिश वाले में कोई दिक्कत आई? कीवर्ड समझ में आ गए, इंग्लिश वाले बना लोगे। अब एक टाइप और देखो, जिसे कहते हैं गेट और मेक का यूज, और इसको नाम दिया जाता है पॉजिटिव वर्ब्स। ये सेंटेंस बड़ी दिक्कत देते हैं, तो गौर करना। कौन से वर्ब? पॉजिटिव वर्ब। बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए, लक्ष्य लिखने पे ध्यान रहता है। पॉजिटिव वर्ब्स का है गेट या मेक, पूरी इंग्लिश में काम आएगा, क्योंकि पूरे इंग्लिश में भाषा बदल जाएगी। पॉइंट क्या है, जब सब्जेक्ट खुद काम ना करे, खुद काम ना करे, बल्कि किसी और से
किसी और से करवाए, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। खुद काम ना करे, किसी और से करवाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा, मैंने कमरा साफ करवाया, पापा ने मुझसे गाड़ी धुलवाई, होटल के मालिक ने मुझसे बर्तन धुलवाए। अब समझना, साफ करने को कहते हैं क्लीन। ध्यान देना, साफ करने को क्या कहते हैं? क्लीन। साफ करवाने को कोई मीनिंग नहीं है पूरे इंग्लिश में। धोने को कहते हैं वॉश, लेकिन धुलवाने की कोई स्पेलिंग नहीं मिलेगी पूरे इंग्लिश में। ऐसे ही ये तो सही नहीं है। तुम कहो सर उन्होंने मुझसे या फिर उसने मुझसे होमवर्क करवाया। मुझसे होमवर्क करने को तो डू कहते हैं, करवाने को क्या कहते हैं नहीं पता। तो यहाँ पूरा का पूरा नियम है, जब सब्जेक्ट खुद काम ना करे, किसी और से करवाए। मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो नॉर्मल पढ़ाता हूँ, टीच लगा दो। मैं अंग्रेजी पढ़वाता हूँ तो किसी और से पढ़वाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता, किसी और से। तब ये वाला नियम बन गया। ठीक है कि नहीं? तुम कहो भैया मुझे पीटता है, नहीं, भैया मुझे पिटवाता है मम्मी के यहाँ। खुद तो पीटने क्षमता नहीं है, शिकायत करके क्या करता है? भैया मुझे पिटवाता है। तो जब काम सब्जेक्ट खुद ना करे, किसी और से करवाए, तब ये नियम है। थोड़ा इसका फॉर्मूला उल्टा है, ध्यान से देखना। बेटा जब देखना भी समझ में नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ उल्टा नियम है, थोड़ा सा बहुत उल्टा है, तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब के रूप में लिखा जाता है गेट और मेक। ध्यान देना, दोबारा नहीं समझाना पड़ेगा। ये गेट और मेक का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं, याद रखना, ये जो दिया गया है। ठीक है, इसके बाद लगेगी आपकी ऑब्जेक्ट नंबर 1। इसमें 2 ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 1। अभी बाद में लिख दूंगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1। इसके बाद आती है फिर से वर्ब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। फिर आता है ऑब्जेक्ट नंबर 2, फिर अदर। अब तुम कहोगे सर 2 ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब हो गई, ये कौन सी मेन वर्ब है? तो गौर करना, भी बता दूंगा। ये गेट का प्रयोग होता है नॉन लिविंग के लिए, काय के लिए? और ये होता है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 अगर आपका लिविंग है तो क्या लगाओगे? में। और ऑब्जेक्ट नंबर 1 आपका नॉन लिविंग है तो क्या लगाओगे? गेट। यहाँ पर कोई समस्या है क्या? अब याद रखना, अगर आपने गेट का प्रयोग किया तो आपको लगानी पड़ेगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर मेक का प्रयोग किया तो आपको लगानी पड़ेगी मेन इस वर्ब की। गेट लगाया तो कौन सी फॉर्म? थर्ड। मेक लगाया तो, और ज्यादातर आप मेक का प्रयोग ही करोगे, कोई ना कोई लिविंग से काम करवाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसको बना के देखता हूँ। एक ही उठा लेता हूँ ऊपर, देख रहा है इधर, मैंने कमरा साफ करवाया। थोड़ा उसको लिविंग में लेके आता हूँ। ये पापा ने सही है, पापा ने मुझसे गाड़ी धुलवाई। गौर करना, पापा ने मुझसे गाड़ी धुलवाई। सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। धुलवाई किसने? सब्जेक्ट हुए अपने पिताजी।
अब आप देखो क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो धुलवा ई का साउंड आ रहा है, तो मेन वर्ब के अंत में आ ई ए का साउंड आए, कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, क्या पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इतना आपको याद होना चाहिए, पढ़ा चुका हूं मैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती पॉजिटिव सेंटेंस में, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब छोड़ दी, मेन वर्ब कौन है, गेट और अब दोनों में से मुझे कोई एक लगाना है। गाड़ी धुलवाई किससे, तो जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 कौन हूं, नहीं तो मैं लिविंग हूं तो क्या लगाऊंगा, मेक। क्या लगाऊंगा, मेक। लेकिन मैंने देखा सर मैं मेक को मेन वर्ब की तरह यूज कर रहा हूं, और टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो मेक की सेकंड फॉर्म मेड। मेड की सेकंड फॉर्म फादर मेड। अब क्या लगाना है, किससे धुलवाई है, तो फादर मेड मी। अब क्या लगाना है, वर्ब। मेक आ गई तो कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्या करवाई, धुलवाने के लिए वॉश। फिर क्या लगना है, ऑब्जेक्ट नंबर 2, क्या धुलवाई, फादर मेड मी वॉश। समझ में आई बात। तुम कहोगे सर ये कैसे है, तुम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हो, एक बताता हूं और आपके लिए, आप सेंटेंस बताता हूं जो आप अक्सर बोलते हो। अब अगर मैं कहूं तो मुझे रुला रहे हो, तुम मुझे रुला रहे हो या रुला रही हो, गौर करना इस पे। तुम मुझे रुला रहे हो या रुला रही हो, खुद नहीं रो रहे, रुला रहे हो, काम किसी और से हो गया कि नहीं। अब समझना, सबसे पहले सब्जेक्ट तुम के लिए, अब हेल्पिंग वर्ब रुला रहे हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर। यू के साथ क्या लगा दोगे, आर। फिर क्या करना है, गेट या किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह। रुला कौन रहा है, मुझे रुला रहे हो, मैं लिविंग हूं, लिविंग हूं तो मेल। अब एजेएमआर के साथ मेक में क्या लगती है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगी। कोई दिक्कत यहां तक, हेलो, हाँ कौन, नमस्ते। 11+, सुबह 9 बजे बेटा, नहीं ये भी टाइम है। कहाँ से बोल रहे हो, अटेर रोड बेटा, कोरसा में तो मैंने बंद कर दिया, वहां नहीं अभी चला रहा। नहीं एक्चुअल एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो अब अम्बा में पढ़ाता हूँ, कोरसा नहीं आता। यू आर मेकिंग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या लग रहा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। गेट मेक को मैंने मेन वर्ब का इस्तेमाल किया। ऑब्जेक्ट मुझे, मैं लिविंग हूं तो क्या यूज करूंगा, मेक, और मेन वर्ब में क्या लगानी है, यू आर मेकिंग। अब कौन लिखना है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 कौन था, यू आर मेकिंग मी। अब क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म। मेक लगी है तो कौन सी फॉर्म लिखेंगे, रुलाने को क्या कहते हैं, वीप, और या फिर क्या कह सकते हो, ये दोनों में अंतर इतना सा है, वीप होता है धीमे धीमे रोना, लड़कियां रोती हैं अभी है तुम रो, तो वो अभी तुम्हारा वीप होगा, आवाज सुनाई नहीं देगी। और जब तुम्हारी विदाई हो रही हो, ऐसा लगता है कोई अपहरण करके ले जा रहा, भैया खुद चल तो छोड़ के आओ, बहुत दिन आएगा, और चिल्ला रही होती उस समय जो आप रोते हो तो वो क्या लगाओगे, चिल्ला चिल्ला कर रोने को क्राई कहते हैं, और नॉर्मल रो रहे हो तो, अच्छा मजबूरी भी हो गई है लड़कियों की, रोना रोना आ नहीं रहा, अगर नहीं रोए तो बगल की चाची खड़ी है, अम्मा खड़ी है कि बड़ी हो शर्माए जी रो ना आए, वो तुरंत ऐप कर देंगे, मतलब रोना भी जरूरी है नहीं आए तो, फिर वो पर्दा नीचे करके वैसे मुंह फाड़ और वही कार में बैठ के दूल्हा पे आ रहा था, कोल्ड ड्रिंक पीला बहुत हो गई, क्योंकि 2 महीना पहले से बात चल रही है, उसके लिए नहीं कहा है।
यू आर मेकिंग मी वीक या प्राउड, आप कुछ भी लगा सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2, क्या कर रहे हो। अच्छा ऑब्जेक्ट कुछ है, नहीं बता तो छोड़ दो। समझ में आ गया। देखो कल कुछ और एग्जांपल्स के करेंगे, समझ में आ जाएगा। नोट करो, बैठ जाओ।